तो मूवी की शुरुआत 1979 में होती है, जहां कुछ लकड़हारे अपना काम खत्म करके घर लौट रहे होते हैं। तभी उनमें से एक देखता है कि जो गाड़ी उनके आगे चल रही थी वो अचानक से हवा में तैरने लगती है। ये देखकर वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। फिर अचानक वो गाड़ी पीछे पलट जाती है। इनमें से एक आदमी अपने साथी की मदद करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ एक एलियन स्पेसशिप होता है जिससे बहुत तेज रोशनी निकलती है और वो रोशनी उसे ऊपर खींच लेती है। इसके बाद हमें 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब हम आइजैक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक मैथमेटिशियन और कंप्यूटर इंजीनियर है और नासा के लिए काम करता है। आइजैक और उसकी बाकी कलीग्स ऐसे सिग्नल्स की जांच करते हैं जो स्पेस से आते हैं। आइजैक एक अकेला रहने वाला इंसान है। आज जब वो अपने काम पर आता है तो देखता है कि एक अननोन सिग्नल रिसीव हुआ है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती क्योंकि अक्सर ऐसे सिग्नल्स सैटेलाइट से भी आते रहते हैं। लेकिन रात को जब आइजैक इस नए सिग्नल की लोकेशन ट्रेस कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि इसका ओरिजिन अननोन है। ये आइजैक के लिए एक नई और एक्साइटिंग बात होती है, इसलिए वो इस डेटा को सेव कर लेता है। रात को अपने काम के बाद आइजैक अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलने जाता है। आइजैक के पिता का डेथ हो चुका था और उस सदमे से वो कभी बाहर नहीं निकल पाया। उसकी साइकियाट्रिस्ट जो एक ओल्ड लेडी होती है, आइजैक को मशवरा देती है, तुम किसी से ज्यादा मिलते नहीं हो और ना ही किसी से बात करते हो, इसलिए तुम्हें अपने दिमाग की बातें रिकॉर्ड करनी चाहिए। एक कैमरा लो और रोज अपनी वीडियो बनाओ। जो कुछ भी तुम्हारे मन में हो, जो तुम शेयर नहीं कर पाते, वो रिकॉर्ड करो। ये काफी असरदार थेरेपी होती है और बहुत लोगों को इससे मदद भी मिली है। शायद आइजैक को भी मिल जाए। पहले तो आइजैक को इस बात पर हंसी आती है, लेकिन अपनी हालत देखते हुए वो मान जाता है। अगले दिन से वो अपना कैमरा लेकर डेली वीडियो बनाने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन जब आइजैक हाइकिंग पर जाता है और अपना व्लॉग बना रहा होता है, तभी एक अजीब सी चीज होती है। आसमान से एक मेटेओर नीचे गिरता है। खुशी की बात ये होती है कि ये मेटेओर शहर में नहीं बल्कि जंगल में गिरता है। शहर के कुछ लोग भी इस नजारे को देख लेते हैं, लेकिन आइजैक सबसे पहले वहाँ पहुँचता है। ठीक उसी वक्त FBI और फाइटर्स जेट भी उस एरिया में पहुँच जाते हैं। आइजैक उनसे छुपते हुए मेटेओर के पास जाने लगता है। जब वो हादसे वाली जगह पर पहुंचता है तो वहाँ कोई मेटेओर नहीं होता और ना ही टकराव का कोई निशान। लेकिन जो चीज वहाँ होती है वो देखकर आइजैक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसके सामने एक एलियन UFO होता है। आइजैक उसकी फुटेज लेने की कोशिश करता है, लेकिन देखते ही देखते UFO वहाँ से गायब हो जाता है। तभी आइजैक को एहसास होता है कि उसके पीछे कुछ है। जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ एक एलियन खड़ा होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम इंसानों ने अपने दिमाग में इमेजिन किया है। बड़ा सर, पतला और कमजोर सा एलियन जो सदियों से इमेजिन किया जा रहा है। ये अद्भुत नजारा देखकर आइजैक को कुछ समझ नहीं आता। मौका देखकर वो उस एलियन की फुटेज लेने लगता है। जब एलियन जाने लगता है तो आइजैक उसके पीछे जाता है, लेकिन उसके बाद आइजैक को कुछ भी याद नहीं होता। 3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। उन्हीं पहाड़ों में आइजैक को होश आता है, लेकिन एलियन देखने का उसको कुछ याद नहीं होता। सिर्फ इतना याद रहता है कि उसके हाथ में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। अब जहाँ पर आइजैक काम कर रहा था वहाँ के लोग भी परेशान थे कि आखिर ये बंदा गया कहाँ। मीटियोर वाली खबर पूरी दुनिया में दिखाई जा रही थी। होश में आते ही आइजैक सबसे पहले अपने कैमरा को चेक करता है कि जो फुटेज उसने ली थी वो सही सलामत है या नहीं। जब वो देखता है कि सब कुछ सही है, उसको यकीन हो जाता है कि उसने जो भी देखा वो सब सच था। आइजैक घर वापस आता है, लेकिन उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है। जब वो अपने टीवी को छूता है तो उसका हाथ उसके आर पार चला जाता है। जब वो किसी चीज को गौर से देखता है तो वो चीज गायब हो जाती है और कुछ ही सेकंड्स बाद वापस भी आ जाती है। आइजैक इस बात को किसी को भी नहीं बताता। अगले दिन आइजैक एक डॉक्टर के पास जाता है और अपने हाथ का जांच करवाता है। जब डॉक्टर एक्सरे करता है तो वो कहता है ये बहुत अजीब केस है, तुम्हारी हड्डी बिल्कुल सीधी काटी गई है, लेकिन घाव का कोई निशान नहीं है। डॉक्टर कहता है मैं इसे अच्छी तरह स्टडी करूंगा और बताऊंगा कि तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ है। इसके बाद आइजैक सीधा अपने काम पर चला जाता है और अपने कलीग रॉब को इस हादसे के बारे में बताता है। आइजैक ये साबित करने के लिए कि अब उसमें कुछ शक्तियां आ गई हैं, एक ग्लास को टेबल पर रखता है और अपनी दिमागी शक्ति से उसको गायब कर देता है। मगर प्रॉब्लम ये थी कि वो ग्लास सिर्फ आइजैक के लिए ही गायब होता है, उसके दोस्त रॉब के लिए नहीं। ये बात आइजैक को बिल्कुल समझ नहीं आती, इसलिए वो अपनी फुटेज दिखाता है और कहता है ये सब मेरे साथ हुआ है और ये बिल्कुल रियल है, कोई मजाक नहीं है। रॉब उसको समझाता है तुम इस बात को सीक्रेट ही रखो, ये चीज सबको मत बताओ। मगर आइजैक अपने दोस्त रॉब की एक नहीं सुनता, क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि जो उसके साथ हुआ वो सच था। इसलिए वो अपनी फुटेज को इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसकी वीडियो काफी लोग देख चुके थे, यानी उसकी वीडियो वायरल हो चुकी थी। कुछ लोग एलियंस को मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको मजाक समझ रहे थे। आइजैक को एक टीवी चैनल से कॉल आता है जो उसे इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहते थे। आइजैक को खुशी होती है, सोचता है कि अब लोग शायद उसका यकीन करेंगे, मगर ऐसा होता नहीं है। लोग अब उसको एक धोखेबाज समझ रहे थे।
थे जो फेम के लिए एक झूठी वीडियो बनाई थी और सबको गुमराह करने के लिए ये बताया कि एलियंस ने उसे एब्डक्ट किया था। जब आइजैक उस इंटरव्यू के लिए जाता है तो वहाँ की होस्ट उससे अजीब सवाल पूछने लगती है, ऐसे सवाल जो दिखाते हैं कि वो सब बस अटेंशन पाने के लिए कर रहा था। होस्ट कहती है, कितनी अजीब बात है ना आइजैक, जब एलियन ने तुम्हें एब्डक्ट किया तुम्हारे पास कैमरा भी था। आइजैक समझाने की कोशिश करता है कि असल में उसकी साइकाइट्रिस्ट ने उसे ऐसा करने को कहा था, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जब वो घर लौटता है तो वो बहुत परेशान होता है क्योंकि इंटरनेट पर उसको काफी ट्रोल किया जा रहा था। आइजैक चाहता था कि कोई उसकी बात पर विश्वास करे, उसकी मदद करे, इसलिए वो लोगों को ढूंढने लगता है जो ये दावा करते हैं कि उनको भी एलियंस ने एब्डक्ट किया था। तभी उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम सेरा होता है। वो उससे मिलने की रिक्वेस्ट करता है और सेरा मान जाती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलने वाले थे। अब आइजैक को रेस्टोरेंट में पहले से ही लग रहा था कि वो अपनी दिमागी शक्ति से चीजों को हवा में उड़ा सकता है। कुछ देर बाद सेरा वहाँ आती है जो काफी नर्वस लग रही थी। सेरा अपने एब्डक्शन के बारे में ज्यादा खुलकर बात नहीं कर रही थी। आइजैक उसे अपनी कहानी बता देता है और ऐसे सबूत दिखाता है जो प्रूव करते हैं कि एलियंस आज से नहीं बल्कि कई सौ सालों से हम पर नजर रखे हुए हैं। सेरा आइजैक की बात सुनकर उस पर विश्वास कर लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें कनाडा के जंगलों का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ कार्ल नाम का एक बूढ़ा आदमी है। कार्ल काफी सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज करके सिग्नल डिटेक्ट कर रहा होता है। कार्ल ही वो आदमी है जिसे 30 साल पहले एलियंस ले गए थे। तब से लेकर आज तक वो भी एलियंस को ढूंढने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में आइजैक को सेरा का कॉल आता है। सेरा उसे बताती है कि हमारे सारे सवालों के जवाब सिर्फ एक ही इंसान के पास है और वो है कार्ल। 30 साल पहले अलास्का में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कार्ल ने एलियन एब्डक्शन का दावा किया था, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गया। उसकी बातों को दुनिया ने इसलिए सच माना था क्योंकि कार्ल के 3 लाई डिटेक्टर टेस्ट हुए थे जिनमें वो हमेशा सही साबित हुआ। अब आइजैक और सेरा प्लान बनाते हैं कार्ल से मिलने का। आइजैक अपने फुटेज की काफी सारी कॉपीज बना लेता है और अलग अलग जगह भेज देता है ताकि शायद कार्ल का पता चल सके। अब आइजैक की मुलाकात एक आदमी से होती है जो उसे पहचान लेता है। वो आदमी कहता है, मैं एक ऑनलाइन ब्लॉग चलाता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी कहानी लोगों तक पहुँचा सकता हूँ ताकि लोग तुम पर यकीन कर सके। वो उसका अपना कार्ड देकर चला जाता है। जब आइजैक को ये एहसास होता है कि न्यूज और इंटरनेट पे लोग उसे झूठा समझ रहे हैं तो वो उस जर्नलिस्ट के पास जाता है। उस आदमी का नाम बेन होता है। बेन कहता है, हम दुनिया को तुम्हारी बात का यकीन दिला सकते हैं अगर तुम एक लाई डिटेक्टर टेस्ट पास कर लो। आइजैक मान जाता है। फिर बेन आइजैक को लाई डिटेक्टर मशीन से जोड़ देता है और सवाल पूछता है। आइजैक हर सवाल का सही जवाब देता है और मशीन पर भी सब कुछ ठीक होता है। एंड में बेन कहता है, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। और तभी 2 एजेंट्स आते हैं और आइजैक को पकड़ लेते हैं। आइजैक भागने की कोशिश करता है लेकिन उन लोगों के पास अजीब सी लेजर गन होती है जिससे वो आइजैक को बेहोश कर देते हैं। जब आइजैक को होश आता है तो वो खुद को एक सीक्रेट फैसिलिटी में पाता है। अजीब से सूट पहने हुए 2 लोग उसको पकड़े हुए होते हैं और उसे एक व्हाइट रूम में ले जाते हैं और एक चेयर से बांध देते हैं। वो आदमी जो खुद को जर्नलिस्ट बता रहा था असल में एक सीक्रेट एजेंट होता है जिसका नाम एजेंट ग्रेव्स था। ग्रेव्स आइजैक से कहता है, हम तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ यहाँ लाए हैं क्योंकि हमें यकीन है कि तुम्हारे पास ऐसी जानकारी है जिससे दुनिया का भला हो सकता है। तभी आइजैक देखता है कि सेरा को भी वहाँ ले आए हैं। ग्रेव्स आइजैक का कुछ टेस्ट लेना चाहता था। वो एक दूसरे रूम में कुछ चीजें रखता है ताकि देखे कि आइजैक में कोई शक्तियाँ है या नहीं, लेकिन आइजैक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वो बार बार सेरा के बारे में पूछ रहा था। ग्रेव्स बताता है, तुम अकेले नहीं हो जो इस सब से गुजरे हो, तुमसे पहले भी हम कई लोगों को यहाँ ला चुके हैं। आइजैक को कार्ल के बारे में भी पूछा जाता है लेकिन उसको कार्ल के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। जब गार्ड्स आइजैक को ले जाने आते हैं तो आइजैक उनके ऊपर हमला कर देता है और तब हमें पता चलता है कि वो गार्ड्स इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स हैं। आइजैक किसी तरह सेरा को भी वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाता है और दोनों उस सीक्रेट फैसिलिटी से भागने लगते हैं। कुछ बंद दरवाजों को आइजैक अपनी शक्तियों से खोलता है। जब ये लोग फैसिलिटी के बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि ये लोग अब अमेरिका में नहीं बल्कि हांगकांग में है। अब वो एक टाउन में पहुंचते हैं और एक बारटेंडर से मदद मांगते हैं। आइजैक बारटेंडर से पूछता है, क्या यहाँ कहीं हमें कंप्यूटर या इंटरनेट मिल सकता है। बारटेंडर उन्हें जेड नाम की एक आदमी का एड्रेस देती है और कहती है वो तुम्हारी मदद कर सकता है। 10 किलोमीटर चलने के बाद इनको जेड मिलता है। जेड आइजैक से उसका नाम पूछता है और जब आइजैक अपना असली नाम बताता है तो जेड उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी उस फैसिलिटी के रोबोट्स इन्हें पकड़ने आ जाते हैं। जेड को पहले से इनके बारे में पता था, इसलिए वो सेरा और आइजैक की मदद करता है और उन्हें अपनी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाता है जिसे ट्रैक करना मुश्किल था। आइजैक जेड से कहता है, हमें यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। फिर जेड और आइजैक मिलकर कार्ल की लोकेशन ट्रेस करते हैं जो कि ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में होती है। अब वो लोग वहाँ पहुँचने का प्लान बनाते हैं। आइजैक, सेरा और जेड फाइनली ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलों में कार्ल के केबिन के पास पहुँचते हैं। केबिन एक काफी सुनसान जगह पर था जहाँ आसपास कोई भी आबादी नहीं थी
केबिन को देखते ही इन्हें एहसास होता है कि कार्ल वही आदमी है जो सच में एलियंस के बारे में जानकारी रखता है। आइजैक, सेरा और जेड कॉशियसली केबिन के अंदर जाने का फैसला करते हैं। दरवाजा खोलते ही वो देखते हैं कि कार्ल वहाँ पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। कार्ल उन्हें देखकर कहता है, तुम लोग आखिर यहाँ तक पहुँच ही गए। आइजैक उसे अपनी एलियन एनकाउंटर और जो सिग्नल उसने रिसीव किए थे उसके बारे में सब कुछ बताता है। कार्ल शुरू में थोड़ा कॉशियस लगता है, लेकिन फिर वो आइजैक के सिग्नल को सुनकर कंफर्म करता है, तुम्हारा जो सिग्नल था वो असली था, ये वही सिग्नल है जो एलियंस हमें देते हैं। आइजैक शॉक्ड होता है और पूछता है, तो आखिर वो लोग क्या चाहते हैं? कार्ल कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, ये एलियंस हमारी दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमारे बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो हमारे लिए खतरनाक है या नहीं। मैंने इस एलियन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की कोशिश की और मुझे लगता है कि ये सिग्नल एक वार्निंग था, लेकिन इस बारे में और जानकारी लेना बहुत जरूरी है। आइजैक कहता है, मुझे पता है कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। मैंने कुछ अजीब सी शक्तियां महसूस की थी, लेकिन अब वो कंट्रोल में नहीं है। कार्ल उसकी बात सुनकर कहता है, तुम्हारे अंदर वो एलियन टेक्नोलॉजी है जो हम इंसानों के लिए अजनबी है। तुम्हें बहुत कॉशियस रहना होगा, क्योंकि तुम्हें ये समझना होगा कि ये एलियन सिर्फ तुम्हें ऑब्जर्व नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हें अपना मीडियम बना रहे हैं। एलियन आइजैक को बताता है कि वो लोग कई सालों से यूनिवर्स के राज खोजने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जीसस क्राइस्ट का डीएनए लिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो इंसान यूनिवर्स की शुरुआत का राज रखते हैं। इसलिए जीसस का डीएनए उनके लिए एक इम्पोर्टेंट क्लू था। एलियन दिखाता है कि जीसस क्राइस्ट एक सेलेस्टियल बीइंग थे जो उनके रिसर्च के लिए एक परफेक्ट सब्जेक्ट बने। ये सुनकर आइजैक, सेरा और कार्ल सभी चौंक जाते हैं। एलियन कहते हैं कि वो इंसानियत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि समझाना चाहते हैं कि यूनिवर्स की असल सच्चाई क्या है। उन्होंने आइजैक और सेरा के हाथों में जो ट्रैकिंग डिवाइस फिट किए थे वो सिर्फ एक तरीके से इनसे कांटेक्ट में रहने के लिए थे, ताकि वो इंसानों को ऑब्जर्व कर सके। एलियंस का कहना था कि उनका मकसद शांति और समझ बनाने का है, न कि डिस्ट्रक्शन का। तभी एजेंट ग्रेव्स अपनी आर्मी लेकर कार्ल के केबिन पर आ जाता है और एलियन को कैप्चर करने की कोशिश करता है। कार्ल बाहर आकर एजेंट ग्रेव्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेव्स कार्ल को गोली मार देता है। आइजैक को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जाता है और वो अपने और सेरा के हाथों से ट्रैकिंग डिवाइसेस को निकालने में मदद करने के लिए एलियंस की मशीन का इस्तेमाल करता है। उसके बाद आइजैक अपनी नई मिली हुई शक्तियों का यूज करके अपने और सेरा के आसपास की चीजों को इनविजिबल कर देता है, जिससे वो सभी एजेंट ग्रेव्स और उसके लोगों के नजरों से बच जाते हैं। कार्ल को एलियंस रिवाइव कर देते हैं और स्पेसशिप के थ्रू अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। कुछ महीने बाद आइजैक और सेरा एक साथ एक नई जिंदगी जीते हुए दिखते हैं, खुश और पीसफुल। जेड और कार्ल एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होते हैं और सब अपने नए एक्सपीरियंसेस के साथ आगे बढ़ चुके होते हैं।